नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। मेरा नाम है एडवोकेट जयप्रकाश फ्रॉम टी&जे लॉ फर्म। ये वीडियो मेनली पुरुषों के लिए होने वाला है क्योंकि हम उनके ही पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि एलिमनी क्या है और उससे जुड़े बहुत सारे फैक्टर्स को भी। स्पेशली वी विल गोना रिवील द डार्क साइड्स ऑफ एलिमनी। बट नो ऑफेंस, हो सकता है बहुत सारी वुमेन्स मुझसे कई सारे पॉइंट्स पर एग्री ना करें, लेकिन जो भी डेटा मटेरियल या स्टैटिस्टिक्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है एंड रिकॉर्डेड भी हैं। अगर उनके बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिए हैं, वो वहाँ जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात और, ये वीडियो सारी मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड होने वाली है, तो कुछ एक केसेस की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखने के लिए मैंने उनके नेम एंड टाइटल डिस्क्लोज नहीं किए हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, साथ ही इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग भी, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, बट इट हैज बीन हाईजैक्ड बाय द डर्टी नेक्सस ऑफ मीडिया, corrupt cops and false feminists. Anywhere in the world, if the marriage fails, you file for a divorce. But in India, you file 8 to 10 fake criminal cases. Filing fake cases, it's now become an industry in India to extort as much alimony as you can. मैंने देखा है कई सारे लोगों को जो मेंटेनेंस या एलिमनी से जुड़े कई सारे सवालों को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। आज हम इस वीडियो में उनके यही सारे कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, जैसे कि एलिमनी क्या है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेंटेनेंस, क्या फॉल्स केसेस फाइल करके एलिमनी एक्सटॉर्ट करना एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है इंडिया में, क्यों इतने सारे मेल्स इंडिया में जो स्पेशली मैरिड हैं सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कोर्ट एलिमनी के केसेस को इतना स्ट्रिक्टली ले रहा है, क्या जो महिला लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है क्या उसको भी हमको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है, क्यों इंडिया का यूथ आजकल मैरिज को अवॉइड कर रहा है, एंड सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी या सेक्शन 8384 BNS ये है क्या। 498A क्रूएलिटी क्यों एक सीढ़ी की तरह वुमेन्स के थ्रू यूज़ किया जाता है अपने हस्बैंड्स को टॉर्चर करने के लिए और उनसे एलिमनी को एक्सटॉर्ट करने के लिए। वाइफ ने फेक एलिगेशंस लगाए हैं, एलिमनी का आपके ऊपर केस कर दिया है, मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, तो क्या करें। क्या नेशनल कमीशन फॉर मैन को एस्टेब्लिश करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है इंडिया में। और एक सवाल जो सभी लोग जानना चाहते हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को कोर्ट में एलिमनी के या किसी अदर केस में अटैच होने से बचा सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर्टी आपके लव्ड वंस के लिए फ्यूचर में सेफ रहे। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल लीगल वे में ही पॉसिबल है। क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन को भी मेंटेनेंस देने की ज़रूरत है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। क्या पता इस वीडियो में कही जाने वाली कोई भी बात आपके कब कहाँ कैसे काम आ जाए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज एलिमनी, इसको लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और ऐसे कौन से लीगल प्रोविजंस है जिनके अंदर एलिमनी ग्रांट की जाती है। एलिमनी इन सिंपल वर्ड्स एक वो अमाउंट है जो एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आफ्टर डाइवोर्स, आफ्टर सेपरेशन, इवन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग भी कोर्ट के ऑर्डर के अप्रूवल के थ्रू देता है। जैसे कि यहाँ पर स्पाउस वर्ड का यूज़ किया गया है, तो हस्बैंड को भी एलिमनी बिल्कुल दी जा सकती है, बशर्ते उसको ये प्रूव करना होगा कोर्ट में कि वो एब्सोल्युटली अपनी वाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वाइफ लीगली वेडेड होनी चाहिए और वो 100% हस्बैंड पर डिपेंड होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी बहुत मायने रखती है। अगर मैरिज की ड्यूरेशन ज़्यादा है तो लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस भी मिल सकती है, और अगर ड्यूरेशन कम है तो कोर्ट उसी हिसाब से एलिमनी की धनराशि को कम कर देता है। एज एंड हेल्थ, इन दोनों को भी ध्यान में रखा जाता है। और अब आता है वो फैक्टर जिसने पूरी दुनिया में तूफान मचा कर रखा हुआ है, इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। शादी में मर्सिडीज थी तो डाइवोर्स में ऑटो नहीं चलेगा, कोर्ट कहेगा मेंटेन द वाइफ सर। अब आप ये देखिए, वाइफ के कुत्तों को भी आपको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। जी हाँ, सही सुना आपने। मुंबई की एक अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कमलेश राजपूत ने ये कहा कि इंसान को इमोशनली सपोर्ट करने के लिए पेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली तब जब रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। ये कहते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कमलेश राजपूत ने वाइफ को 50,000 पर मंथ मेंटेनेंस ग्रांट की, इंक्लूडिंग हर 3 रॉटवीलर डॉग। रिसेंटली एक केस बहुत ही हाईलाइट हुआ जिसने पुरुषों की बढ़ती हुई उम्मीदों को एक करारा झटका दिया, जिसका नाम है राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान। इस केस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का प्रॉपर्ली डाइवोर्स हो चुका था, दोनों सेपरेटली अपने अपने घर में रह रहे थे।
हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली थी और वाइफ ने सेकंड मैरिज नहीं की थी। तो ऐसा क्या हुआ जो केस इतना हाईलाइट हो गया? वाइफ फिर से कोर्ट पहुंचती है और ये कहती है जो 20,000 मंथली मेंटेनेंस आप हमको दे रहे हो ये मेरे लिए इनफ नहीं है, क्योंकि इससे मेरा लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की सारी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कि ये भी इंक्लूडेड था कि हस्बैंड की वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं और उसके बच्चे हैं, और ये वर्डिक्ट दिया कि 20,000 की मेंटेनेंस को बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया जाए मंथली, और हर 2 साल में 5% का इंक्रीज भी होगा, जिससे वाइफ का लाइफस्टाइल मेंटेन रहे। और तो और ये भी सुनिए, एक प्रॉपर्टी थी जिसमें घर इंक्लूडेड था, वो भी वाइफ को ट्रांसफ़र किया जाए और उस पर जो लोन चल रहा है वो भी जल्दी से जल्दी हस्बैंड पे कर दे। एक और केस जो आजकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर खूब चर्चाएं बटोर रहा है, क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी का मेंटेनेंस का केस जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनकी पत्नी इस पर फिर से कोर्ट पहुंची है और ये कहा है कि जो 4 लाख रुपए की मेंटेनेंस मुझे मिल रही है ये मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सपोर्ट करने के लिए इनफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में उनको अच्छी फटकार लगाई है। इसके बारे में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा ईयर 2020 में एलिमनी के रेफरेंस में कुछ गाइडलाइंस जारी की, जिसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लाइफस्टाइल, नीड्स एंड हस्बैंड के इनकम के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना गया। और लास्ट हमारा एलिजिबिलिटी फैक्टर है कंडक्ट ऑफ वाइफ ड्यूरिंग और आफ्टर द मैरिज। अगर वाइफ ने ड्यूरिंग द मैरिज अपने इन लॉज या हस्बैंड के साथ कोई क्रूएलिटी की है, किसी तरह का उनको टॉर्चर किया है, या आफ्टर डाइवोर्स उसने लिविंग रिलेशनशिप में वो रह रही है, या फिर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो रह रही है, तो ये सब फैक्टर्स भी एलिमनी के अमाउंट को अफेक्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपसी सहमति से तलाक लेने के मामलों में यानी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ डाइवोर्स के केसेस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों खुद ही अपनी एलिमनी को डिसाइड करते हैं सब्जेक्ट टू कोर्ट अप्रूवल। जनरली कोर्ट ऐसी डिसाइड की गई एलिमनी को अप्रूवल दे देता है बशर्ते वो अनरीजनेबल या एक्सेसिव ना हो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ लीगल प्रोविजंस की जिसके अंदर एलिमनी ईदर ऑफ द स्पाउस डिमांड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल लॉज की। हिंदू लॉ। हिंदू कौन कौन है? हिंदू लॉ में हिंदू के साथ साथ जैन, बुद्धिस्ट एंड सिख ये सब हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किए जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है जो टेम्परेरी एलिमनी की बात करता है। अच्छा, ये टेम्परेरी एलिमनी क्यों दी जाती है? ये टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट और लिटिगेशन एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट की जाती है। सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बताता है परमानेंट एलिमनी के बारे में। अच्छा, परमानेंट एलिमनी है क्या? इसमें डाइवोर्स के बाद ही वाइफ को परमानेंट एलिमनी ग्रांट की जाती है। तो वाइफ इसमें ये डिसाइड करती है कि उसको जो भी टोटल अमाउंट है एलिमनी का वो वन टाइम में चाहिए, वन शॉट में, या उसको लमसम चाहिए, या हाफ ईयरली या क्वार्टरली चाहिए। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी भी डिमांड की है एलिमनी में तो कब, कहाँ और कैसे, किस मोड से उसको ट्रांसफ़र की जाएगी ये भी वाइफ ही डिसाइड करती है। आई बिलीव अब आपको पता चल चुका होगा कि एलिमनी क्या है। फिर आप ये सोच रहे होंगे कि मेंटेनेंस क्या होती है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या दोनों एक दूसरे से अलग है? क्यों इनको इंटरचेंजेबली भी कभी कभी यूज़ किया जाता है? अगर ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो मैं अभी कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। द मेन डिफरेंस इज दैट द एलिमनी इज टिपिकली अ वन टाइम लमसम अमाउंट मेड आफ्टर व्हेन द डाइवोर्स इज फाइनलाइज्ड, while maintenance refers to a ongoing periodic financial support which can be temporary or permanent until the wife remarries or starts earning by herself. It can be stopped, altered if the change in circumstances is proved, like when the adultery is proved by the husband, it can be stopped by the court. ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना है, बस आप इतना समझ लीजिए कि एलिमनी से मतलब है कि वन शॉट में डाइवोर्स हो जाने के बाद पेमेंट को दे देना और छुटकारा पा लेना। और मेंटेनेंस का मतलब है जब तक आपका केस चल रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ योर केस, आपको वो महंगाई भत्ते या केस के खर्चे के रूप में देनी होती है। चलिए अब फटाफट से मेंटेनेंस के लीगल प्रोविजंस की भी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है सेक्शन 125 CRPC या सेक्शन 144 ऑफ BNSS। ये एक सेक्युलर प्रोविजन है और साथ साथ में एक समरी रेमेडी भी है। इसमें वाइफ किस धर्म से आती है इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। इसमें हस्बैंड से वाइफ, पेरेंट्स या चिल्ड्रन कोई भी मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पर्सनल लॉ आल्सो। सेक्शन 18 क्लॉज 1 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। इसमें ओनली हिंदू वाइफ ही मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें वाइफ को लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिल सकती है, लेकिन क्यों? अगर वो
सेपरेट रह रही है क्रुएलिटी की वजह से, डिजर्शन की वजह से, लेकिन मैरिज अभी भी सर्वाइव कर रही है। मैरिज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर वो विदाउट एनी रीजन अलग रह रही है या वो अनचेस्ट लाइफ जी रही है, यानी कि वो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही है, तो ये मेंटेनेंस ग्रांट नहीं की जाती। नेक्स्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 36 में भी वाइफ मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि डीवी एक्ट में भी वाइफ सेक्शन 22 में जाकर मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। ये एक स्पेशल लॉ है, इजी भी है और एक फास्टर रेमेडी भी है। क्यों? क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के साथ साथ वाइफ को राइट टू रेजिडेंशियल यानी कि अपने ही घर में रहने का अधिकार या फिर कंपनसेशन जैसे रिलीफ भी मिल जाते हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक केस में ये हेल्ड किया है कि वाइफ को शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार है अगर उसके हस्बैंड को प्रॉपर्टी से उसकी फैमिली वालों ने डिसऑन कर दिया है तो भी। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक महिला जो लिविंग इन द नेचर ऑफ मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्या उसको भी मेंटेनेंस मिलती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने चांद मुनिया वर्सेस वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के केस में ये डिसाइड किया कि ऐसी महिला जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है वो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जाकर मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो उसको फुलफिल करनी होगी, जैसे कि फर्स्ट, द रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग टर्म वन, एंड द सेकंड, दे लिव्ड टुगेदर एज अ कपल, द थर्ड, द वाइफ इज डिपेंडेंट on her partner, the fourth, they both were of legal age, and fifth, there is a domestic relationship also. Now question comes, मेंटेनेंस की इन्फोर्समेंट क्या है? अगर हस्बैंड भैया मेंटेनेंस ना दे तो फिर अगर हस्बैंड कहे मैं नहीं देता मेंटेनेंस, जाओ कर लो क्या करना है, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर ये हो सकता है कि कोर्ट आपकी सैलरी डिडक्ट कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, और 1 मंथ अरियर के लिए 1 मंथ जेल का भी प्रोविजन दिया गया है। यानी कि अगर आपने 3 महीने की मेंटेनेंस नहीं दी है तो आपको 3 महीने की जेल हो सकती है, लेकिन इन टोटल ये 1 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। तो अब जली दिमाग की बत्ती। नाउ अ सीरियस क्वेश्चन, अपने हस्बैंड्स पर फॉल्स एलिगेशन लगाना, फेक केसेस फाइल करके उनको जेल भिजवाना या जेल भिजवाने की धमकी देना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या प्रॉपर्टी लेकर अपने सपने पूरे कर सके, या सेक्शन 498A जैसे लॉस को यूज़ करके, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जैसे लॉस को यूज़ करके अपने इन लॉस पर प्रेशर बनाना, अपने उन नंदों को भी पार्टी बना लेना जो फॉरेन कंट्री में रह रही है। कुछ शादीशुदा महिलाओं के लिए आजकल इंडिया में ये फैशन सा बन चुका है। अपने इन लॉज या हस्बैंड पर झूठे केसेस लगाना, उनको जेल भिजवाना और केसेस विड्रॉ करने के बदले में एलिमनी डिमांड करना, क्या अब एक नया बिजनेस मॉडल बन चुका है? ट्विटर पर लीगल डकॉइटी, हैशटैग वाइफ का स्टार्टअप, हैशटैग हस्बैंड की लूट जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। एक स्टडी सितंबर 2025 में फाइनेंशियल सर्वे द्वारा कंडक्ट की गई है, उसमें कुछ हिला देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या कहते हैं ये आंकड़े। 42% पुरुषों को एलिमनी देने के लिए लोन लेना पड़ा, 29% पुरुषों को पैसा ना होने पर भी एलिमनी देनी पड़ी, 26% महिलाओं को पति की कुल संपत्ति से भी ज्यादा एलिमनी मिली, और तलाक लेने वाले 67% कपल्स ने ये कहा कि पैसों को लेकर विवाद एक बड़ा कारण है। तो इस सर्वे में ये भी पता चला कि दोनों पक्षों के अकॉर्डिंग तलाक की वजह क्या क्या है। 56% महिलाओं ने कहा ससुराल वालों से विवाद, 43% महिलाओं ने आर्थिक समस्या या फाइनेंशियल प्रॉब्लम को माना है एक बड़ी वजह। ये बात तो 42% पुरुषों ने भी कही कि आर्थिक समस्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ी वजह है, और 21% पतियों ने पत्नी की बेवफाई को भी माना है एक बड़ी वजह। और एक बड़ी बात यह भी है कि तलाक लेने की कानूनी कार्रवाई पर जो खर्चा आता है वो भी महिलाओं का कम आता है। सिर्फ 16% महिलाएं ही 5 लाख से कम खर्च करती है, और पुरुषों के केस में ये संख्या बढ़कर 49% तक पहुंच जाती है। यानी कि 49% पुरुष 5 लाख से ज़्यादा खर्च करते हैं। एवरेज एलिमनी का जो अमाउंट है वो 10,000 से लेकर 50,000 तक महीना हो सकता है, और हाई इनकम ग्रुप के केसेस में ये बढ़कर 3 से 4 लाख रुपए महीना हो जाता है। लमसम एलिमनी या वन टाइम सेटलमेंट का जो अमाउंट है वो 50 लाख से 5 करोड़ तक आंका गया है, प्रॉपर्टी अलग से। ये नंबर्स दिखाते हैं कि एलिमनी अब सपोर्ट नहीं बल्कि पनिशमेंट बनती जा रही है विक्टिम हस्बैंड्स के लिए, और ये आंकड़े किसी भी पुरुष के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। अब आता है वो कानून जो शादीशुदा महिलाओं को बचाने के लिए आया था, पर अब ये पतियों की रातों की नींद उड़ा रहा है। सेक्शन 498A
आईपीसी। न्यू लॉ में सेक्शन 84 एंड 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। एक झूठा इल्ज़ाम और तुम सब जेल में, माँ बाप भाई बहन सब एक साथ। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ शादी। ये वो कानूनी ढाल थी जो विवाहित महिलाओं को क्रूएलिटी से बचने के लिए दी गई थी, उसके हस्बैंड की क्रूएलिटी से और उसके इन लॉस की क्रूएलिटी से। पर अब ये एक दो धारी तलवार बन चुकी है। क्या एक कानूनी कवच अब बदला लेने और अपनी बात मनवाने का एक इजी टूल बन गया है? आई एम नॉट सेइंग इट, इट इज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. Justice B.V. Nagratna in a case said, "We are not saying all cases are falls under Section 498A of IPC, but we have quashed so many of cases." मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे केसेस जो 498A of IPC यानी कि क्रूएलिटी के सेक्शन में जो फाइल किए जाते हैं वो सब झूठे केसेस हैं, लेकिन हमने उसमें से बहुत सारे केसेस सिरे से खारिज किए हैं। इट्स अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। ये एक बहुत ही बेरहम और कठोर कानून है। तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है। अगर हम दिल्ली के टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का NCRB के अकॉर्डिंग 2021 से लेकर 2024 तक का डेटा देखें, स्पेसिफिकली 498A के केसेस के अंदर, तो हमें ये पता चलता है कि जो कन्विक्शन रेट है, माने कि जिनके अंदर पनिशमेंट अनाउंस हो चुकी है, वो सिर्फ 0.2% है। यकीन मानिए 0.2%। और 47% ऑफ केसेस हाई कोर्ट में क्वैश हो जा रहे हैं। तो कई सारे लीगल एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये 498A का मिसयूज़ ही दिखाता है। यूनाइटेड नेशन के लेटेस्ट क्राइम स्टैटिस्टिक्स ये दिखाते हैं कि भारत की महिलाएं अपने पतियों को पीटने में तीसरे नंबर पर आती हैं पूरी दुनिया में। सेक्शन 498A क्रूएलिटी को महिलाएं एक सीढ़ी की तरह यूज़ कर रही हैं। इस केस में देखिए, नेम ऑफ द वाइफ शिवांगी गोयल, who has killed a UPSC, and media painted her as a heroine who fight against patriarchy and domestic abuse. But they all very conveniently forget one thing. Each and every case filed by her was fake. Be it rape, attempt to murder, cruelty, unnatural sex, dowry, rape, etc. हस्बैंड को इस झूठे केस में पूरे 109 दिन जेल में बिताने पड़े और फादर इन लॉ को पूरे 103 दिन जेल में रहना पड़ा उन अपराधों के लिए जो उन्होंने किए भी नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे एलिगेशंस के साथ इस केस को डिसमिस करते हुए ये कहा कि आप पब्लिकली अपने हस्बैंड और अपने सभी इन लॉज से माफ़ी मांगिए, इवन न्यूज़पेपर में माफ़ी मांगिए, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। और ऐसा हुआ भी। अब ये देखिए, एक 70 साल के बुजुर्ग किसान ने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी 3 करोड़ रुपए की एलिमनी देने के लिए। और अब तो NRIs को भी नहीं बख्शा जा रहा है। डोमेस्टिक अब्यूज़ और 498A के केसेस में उनको खूब घसीटा जा रहा है। वंस अ केस इज फाइल्ड इन इंडियन कोर्ट, द डिस्टेंस वॉन्ट प्रोटेक्ट यू। इंडियन कोर्ट्स कैन प्रोसीड अगेंस्ट यू इवन इफ यू आर इन ओवरसीज। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि NRIs को किस तरीके से अपना केस फाइट करना चाहिए, किस तरीके से एक लीगल बैटल लड़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस मैटर के ऊपर हम एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्नी के 9 झूठों के ऊपर हस्बैंड का एक सच भारी पड़ गया। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट एक्सपोजेस अ सीरियल मिसयूज ऑफ रेप लॉज बाय अ वुमन एंड फ्रीड एंड एक्विटेड कैप्टन राकेश वालिया आफ्टर 4 years of false accusation. In another case, Supreme Court recently quashed a 498A and a dowry case filed against her husband by his sister-in-law and said निचली अदालतों को 498A या कि क्रूएलिटी के केसेस का ट्रायल करते समय बहुत ही ध्यानपूर्वक एंड कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि इनका मिसयूज रोका जा सके। अब आप ये देखिए, क्यों आया है रूम में? क्या है वो? क्या है वो? क्या है? अरे फाटक खोल दो। तो देखा आपने, हो सकता है इतना सब देखने के बाद भी पत्नी को एलिमनी मिल जाए और पति को अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एलिमनी देनी पड़ जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है और ये मैं एडवोकेट होने के नाते ही कह रहा हूँ। अगर हम लास्ट 10 years के कोर्ट के डिफरेंस ऑर्डर्स उठाकर देखें तो परजरी यानी कि कोर्ट में झूठी गवाही देना या क्रूएलिटी प्रूव होने के बाद भी
पत्नी या महिलाओं के द्वारा कोर्ट उनको मेंटेनेंस या एलिमनी इजीली ग्रांट कर देता है। इतना ही नहीं, अगर पत्नी किसी न किसी तरीके से अपने पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर प्रूव करने के लिए बार बार उसका फ़ोन चेक करती है, उसका पीछा करती है या तरह तरह के कोई सवाल पूछती है, तो हस्बैंड के पास इसके लिए कोई भी सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बहुत कानून करता है ना, मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। तुझसे डाइवोर्स भी लूंगी, एलिमनी भी लूंगी और तेरे माँ बाप को उनकी औकात भी दिखाऊंगी। दूर क्या है? बताती हूँ। अबे ओए, लड़की पे हाथ उठा रहा है। अबे मर्द हम पे हाथ उठा के दिखा और तेरे को मांगे नहीं है क्या? और इसके उलट अगर यही काम हस्बैंड करता है तो उसको मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस का केस, स्टॉकिंग का केस, हैरेसमेंट का केस, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में ओनली वुमेन्स ही केस फाइल कर सकती है। हस्बैंड या फैमिली का कोई अदर मेल मेंबर उसमें केस नहीं कर सकता। अब जरा ये देखिए, आप इनकी पत्नी हैं? आप इनकी पत्नी हैं? हम पूछने वाले हैं, हमारी पत्नी हो? नहीं पहचानती हमको? तुम रिकॉर्ड कर रहे हो बेटा? किसकी पत्नी है आप? हाँ बिल्कुल पहचान रहे हैं। नहीं पहचानती? यही आपका घर है? तो मतलब यहाँ तो अब यही रहेंगी ना? सामान आपको यहाँ पहुँचा दें? अभी आपका सामान यहाँ पहुँचा दें? मैं वो होता हूँ जिसके घर में रहती हो कब्जा करके। हाँ तो भैया तुम यार मैं करवाता। हाँ बिल्कुल हमारी पत्नी मुँह छुपा के जो भाग। जब पत्नी रंगे हाथों पकड़ी गई तो अपने पति और अपने बच्चे को दोनों को पहचानने से इनकार कर दिया। पर क्या करे बॉस, एलिमनी तो तब भी देनी पड़ेगी। अब ये एक और केस। इस केस में हस्बैंड ने वाइफ के ड्रेसिंग स्टाइल पर और कुकिंग पर थोड़ा सा कुछ रिमार्क कर दिया और उसके बदले उसको क्या मिला? एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस, एक क्रूरलिटी का केस और साथ में जेल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस को डिसमिस करते हुए ये कहा, जस्ट कोई कमेंट पास कर देने से आपके खाने बनाने के स्टाइल पर या आपके ड्रेसिंग स्टाइल पर ये कोई क्रूरलिटी नहीं है और हस्बैंड को बाइज्जत रिहा किया गया। ये तो वो केसेस थे जिनमें हस्बैंड्स ने किसी न किसी तरीके से अपने आप को संभाल लिया, पर उन केसेस का क्या, उन हस्बैंड्स का क्या, उन पुरुषों का क्या जो इस टॉर्चर की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को या अपनी फैमिली को जेल में या फिर कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नहीं देख पाते। उन सबकी बात के बिना ये वीडियो अधूरा है। एक ट्रेजेडी जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। 9 दिसंबर 2024 एक सक्सेसफुल ब्रिलियंट इंजीनियर अपनी ज़िंदगी को अलविदा कर गया, अतुल सुभाष। उस दिन बेंगलोर की चमकीली रात फीकी पड़ गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अतुल सुभाष, जो दुनिया में ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल कर चुका था, एक 90 मिनट्स का सुसाइड वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को शॉक कर गया। अतुल की कहानी हर उस आदमी की कहानी है जो मैरिज के सेक्रेड बॉन्ड में फंसकर टॉर्चर का शिकार हो गया। 2021 में शादी, फिर एंडलेस हैरेसमेंट। वाइफ निकिता और उसके इन-लॉज ने मल्टीपल फेक केसेस फाइल करना शुरू किया। 498A डोमेस्टिक वायलेंस, सब कुछ वेपनाइज्ड। बच्चे की कस्टडी देने के लिए और तलाक देने के लिए 3 करोड़ रुपए की भारी रकम मांगी जा रही थी, जिसके खिलाफ लड़ते हुए अतुल ने 3 साल में 100 से ज़्यादा कोर्ट की हियरिंग्स अटेंड की। वो अकेला पड़ चुका था। वीडियो में रोते हुए वो बोला, जस्टिस के लिए फ़ाइट करो, प्राइस मत पे करो। और आगे जो हुआ वो सिस्टम का फेलियर ही दिखाता है। अतुल की वाइफ निकिता, उसकी मदर इन लॉ एंड उसके वाइफ के ब्रदर को अरेस्ट तो किया गया, लेकिन उतनी ही जल्दी उनको बेल पर भी रिहा कर दिया गया। अतुल की माँ ने जब अपने पोते की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस फाइल किया तो वो ये केस भी हार गई। कोर्ट ने ये कहते हुए केस खारिज किया कि आप अपने पोते के लिए, यानी कि दादी अपने पोते के लिए एक अजनबी व्यक्ति है। रिसेंटली इस केस में चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, तो वी ऑल होप कि अतुल को न्याय ज़रूर मिले। नेक्स्ट, नेम राजेश कुमार, उम्र 35 वर्ष, डेट 4 जनवरी 2025, रीज़न हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड मदर इन लॉ। नेक्स्ट, नेम कृष्ण कुमार यादव, उम्र 27 वर्ष, सिटी पुंछ, डेट 6 जनवरी 2025, रीज़न अ गर्ल ब्लैकमेल्ड हिम विद हिज प्राइवेट वीडियो एंड एक्सटॉर्टेड मोर देन 15 लाख रुपीज़। ये बात उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में बताई। नेक्स्ट, एडवोकेट समीर मेहंदी रत्ता, उम्र
45 वर्ष, सिटी दिल्ली, डेट 7 जनवरी 2025, रीज़न फेक एलिगेशंस बाय हिज वाइफ एंड लगातार डाइवोर्स का टॉर्चर। नेक्स्ट, उदय राज मिश्रा, उम्र 38 वर्ष, सिटी रायपुर, डेट 8 जनवरी 2025, रीज़न वाइफ वाज इन अ इलिसिट रिलेशनशिप विद समवन एंड इन लॉस का टॉर्चर। नेक्स्ट, नेम आशीष, सिटी अहमदाबाद, डेट 4 जनवरी 2025, रीज़न वाइफ ने एक कमरे में टॉर्चर करते हुए उसे बंद कर दिया और काफ़ी टाइम तक उसको खाना पीना देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट, नेम मनीष साहू, उम्र 29 वर्ष, सिटी कानपुर, डेट 10 जनवरी 2025, रीज़न हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड इन लॉज। और अपने सुसाइड नोट में उन्होंने ये कहा कि मेरी वाइफ के मामा मुझे जहाँ भी जाता हूँ घेर लेते हैं और मेरी पिटाई करते हैं, मुझे अपने बच्चों से नहीं मिलने देते, इसीलिए ये कदम मैं उठा रहा हूँ। नेक्स्ट, नेम बाल मुकुंद वर्मा, सिटी राजगढ़, डेट 13 जनवरी 2025, रीज़न सुसाइड करने से ठीक पहले इंस्टाग्राम लाइव पर आकर इन्होंने ये बताया कि मेरी वाइफ ने मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दी है और किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही है, इसीलिए ये कदम मैं उठा रहा हूँ। मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, मेरे घर की ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। इस वीडियो को बनाने के बाद युवक इंस्टाग्राम पर लाइव आया और ट्रेन के सामने कूद गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान जीरापुर के झाड़मऊ के बाल मुकुंद वर्मा के रूप में हुई है। मामले की जांच हुई तो पता चला कि बाल मुकुंद ने ट्रेन के सामने कूदने से पहले पत्नी पर। नेक्स्ट, नेम पुनीत खुराना, सिटी दिल्ली मॉडल टाउन, डेट 31 दिसंबर 2024, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, रीजन सेम हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड इन लॉज। नेक्स्ट, अ डॉक्टर अजय कुमार, एज 35 ईयर्स, सिटी जोधपुर, डेट 11 दिसंबर 2024, रीजन अगेन सेम हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड इन लॉज। नेक्स्ट, नेम तिपन्ना अलुगु, अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम Bangalore, एज 33 years, रीजन harassment by father-in-law. नेम शुभम शर्मा, एज 28 years, सिटी जयपुर, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेट ऑफ डेथ 14 दिसंबर 2024, रीजन फैमिली ने बताया कि वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था और डरता था कि अतुल सुभाष जैसे किसी केस में वो ना फंस जाए। और सुसाइड नोट में उसने ये भी लिखा कि माँ मुझे माफ़ कर देना, जिसके तुरंत बाद उन्होंने फांसी लगा ली। नेक्स्ट, नेम राजबीर सिंह, एज 28 years, सिटी कपूरथला पंजाब, डेट ऑफ डेथ 11 दिसंबर 2024, रीज़न पत्नी अपने प्रेमी के साथ अलग रह रही थी और अपने बच्चे से भी नहीं मिलने देती। ये घटना रिसेंटली फरीदाबाद में घटित हुई है। आप ये वीडियो देखिए पहले। बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर बहू से तंग आकर पहले तो पति ने सुसाइड कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके बाद ससुर ने आज आपको बता दूं अपनी जान ले ली है। सुसाइड नोट छोड़ के गया था। पहले तो आपका पति सुसाइड नोट छोड़ के गया, अब ससुर भी अपना सुसाइड नोट छोड़ के गया है। माहौल बड़ा गंभीर है भाई। पत्नी बहू से तंग आके आपको बता दूं परिवार में दो लोगों ने अपनी जान ले ली है। मौके पर देखेंगे ना, ये देखें पूरा माहौल यहाँ पर किस तरीके से देखिएगा बदला हुआ है। ससुर बोरी, सास ससुर बोरी। एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि सुसाइड नोट में लिखा क्या था, उसके बाद बताएंगे। चलिए, क्या सुसाइड नोट छोड़ के गए थे ससुर, उसके बाद बताते हैं मामला क्या हुआ था। क्या बताइए, क्या था सुसाइड नोट? मैं नरेंद्र धरकर, अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार सतीश चौधरी, गीता चौधरी और उनकी बेटी वंशिका चौधरी होगी, क्योंकि मेरे बेटे गौरव की मौत के जिम्मेदार भी वही हैं। मैं समाज में कहीं पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ, इसलिए अगर मेरे को कुछ भी हो जाता है तो यही जिम्मेदार हूँ। 10 महीने की शादी, पहले तो पति ने टूटकर परेशान होकर अपनी जान दे दी, उसके बाद ससुर ने भी अपनी जान ले ली। ये घटना फरीदाबाद ज़िले में हुई है, जिसमें फैमिली वालों ने ये बताया कि ससुर ने फरीदाबाद पुलिस से कई सारी कंप्लेंट्स के थ्रू गुहार लगाई कि मुझे अपने बहू के अत्याचारों से बचाओ। ये सेम काम पहले पति ने भी किया था, लेकिन सिस्टम सिर्फ कागज़ों में बयान दर्ज करता हुआ रह गया। सुसाइड नोट में ये सारी बातें ससुर ने बताई। नेक्स्ट, नेम प्रदीप रावत, उम्र 27 वर्ष, डेट 8 जनवरी 2024, रीज़न इनकी होने वाली पत्नी जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, अपने प्रेमी के साथ एक अनकॉम्प्रोमाइज कंडीशन में पकड़ी गई और ये सब प्रदीप रावत सह नहीं पाए। नेक्स्ट, नेम गुलफाम अली, उम्र 30 वर्ष, सिटी बदाऊं, एक ई रिक्शा चालक, रीज़न ससुराल वाले 2 साल से परेशान कर रहे थे। पत्नी ने भी कई सारे मुकदमे ऑलरेडी दर्ज करवाए हुए थे।
एक दिन वो अपने ससुराल गए अपनी पत्नी को लेने, तो उनके साले की पत्नी ने उनके ऊपर झूठा केस दर्ज करा दिया। इसके बाद शुरू होता है असली पुलिस का टॉर्चर, जिससे परेशान होकर वो एसएसपी ऑफिस गए और बात ना सुने जाने पर उन्होंने सबके सामने एसएसपी ऑफिस के बाहर अपने आप को जिंदा जला लिया और 11 दिन के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट, नेम रवि कश्यप, उम्र लगभग 27 वर्ष, सिटी राजगढ़, रीजन हैरेसमेंट बाय वाइफ एंड 2 मिनट का वीडियो बनाकर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट, नेम नितिन पांड्या, एज 28 ईयर्स, सिटी इंदौर, डेट ऑफ डेथ 20th Jan 2025, रीजन हैरेसमेंट बाय वाइफ, मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। सुसाइड नोट में नितिन ने अपनी मदर इन लॉ और दोनों सालियों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। इस केस में नितिन ने 2 सुसाइड नोट्स लिखे, एक तो अपनी माँ के नाम और एक उन अविवाहित युवकों के नाम जिनकी शादी अभी होना बाकी है। गौर करने वाली बात यह है कि नितिन का डाइवोर्स हो चुका था और उसको डाइवोर्स के बाद भी बख्शा नहीं जा रहा था। सुसाइड नोट में उसने भारत सरकार से कानून में बदलाव लाने की भी गुहार लगाई और इस दुनिया से जाते जाते देश के अविवाहित युवकों को वो ये संदेश देते गए कि कभी शादी ना करें और अगर शादी करनी भी पड़े तो पहले एग्रीमेंट कर ले। साथियों, नितिन जिस एग्रीमेंट की बात अपनी सुसाइड नोट में कर रहे थे उसे प्री नप्टियल एग्रीमेंट कहते हैं, जिसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। एक और घटना जो न्यूज़ तमिल 24/7 ने कवर की है, इसमें महिला का नाम भारतम्मा है, उम्र लगभग 45 वर्ष। इन्होंने तेलंगाना के अंबेडकर नगर में अपने ही पति को 3 दिनों तक चेन से बांधकर किडनैप रखा एंड टॉर्चर किया। क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं कर रहे थे। इसी वजह से वो काफ़ी दिनों से इनसे अलग भी रह रहे थे। जब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को लोकेशन पता चली तो उन्होंने वहां जाकर पति को इनके चंगुल से छुड़ाया। पहले आप ये वीडियो देखिए। शादी हो गई, मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती वहाँ मुझे जाना दिया जाएगा। आपकी पहले भी शादी हुई? हाँ, मेरी पहले शादी हो चुकी है। कितने बच्चे हैं उनसे? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या दिक्कत क्या हुई अब जो पी दारू पीती जुआ जाना खेलते और मुझे मारते पीटते और मतलब कि आदमियों को लाते रात में नशा वगैरह करते, जब मतलब वो छेड़खानी भी करते मेरे साथ में। अच्छा, इस वजह से मैं रहना नहीं चाहती हूँ। तो दूसरे व्यक्ति से आप कैसे संपर्क में? मैं इंस्टाग्राम से मेरी बात हुई थी, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मेरे पीछे कोई ना पड़े। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? 3 बच्चे। तो ये बच्चे आप साथ ले? नहीं, मैं साथ नहीं ले जाऊंगी। शादी कब हुई थी आपकी? 9 साल होंगे। तो इनसे डाइवोर्स हो गया दूसरे पति से? नहीं, अभी नहीं हुआ। पहले से डाइवोर्स नहीं हुआ, दूसरे के साथ रहना। तो दूसरे वाले जो आपके अभी पति हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? पता ही नहीं। तो मायका आपका कहाँ है? मायका कहाँ है? कटरा। ये कहाँ पे? के पास। तो यहाँ शादी पहले कहाँ हुई थी? पहले से इधर चटनी में हुई। तो वो जो ये बच्चे हैं इनसे क्या दिक्कत है? ये अच्छा, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपका जो है संबंध हुआ, उसके बाद जो आपने निर्णय लिया है कि आप दूसरे जो व्यक्ति हैं जिनके संपर्क उनसे कर रहे हैं। पिछले समय से आपका संपर्क 7 साल हो गए इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई है। क्या बच्चे निकाल चुके हैं? 2 लड़की 1 लड़की। तो देखा आपने दोस्तों, ये महिला शादीशुदा है, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक असहाय वृद्ध व्यक्ति इनके सामने बिलक बिलक कर रो रहे हैं, जिनकी आवाज़ आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं। तो हुआ क्या, ये महिला कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक व्यक्ति से मिली और अपना पति, बच्चे, घर बार सबको छोड़कर उसके साथ चली गई और अब ये कहते कि वो उसी के साथ रहेगी, उसको ना रोके। पुलिस ने इनको 25 दिन बाद ट्रेस किया और दोस्तों, जब एलिमनी लेने की बात आएगी तो यही महिला एक एक पाई खींचने का मौका नहीं छोड़ेगी। ये घटना यूपी एटा की है, जो लगभग 5 नवंबर 2025 की है। अब आप ये इंसिडेंट देखिए। ये वीडियो भी लगभग 5 नवंबर 2025 को ट्विटर यानी एक्स पर अपलोड किया गया है और ये दावा किया गया है कि इसमें हस्बैंड का विवाद चल रहा था अपनी पत्नी और अपने इन-लॉ से प्रॉपर्टी को लेकर, जिसके बाद इन महाशय ने क्या किया, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ही आग के हवाले कर दिया
अब इनके अकॉर्डिंग ना रहेगी प्रॉपर्टी, ना मिलेगी एलिमनी। अब आप इस पर क्या कहेंगे? ये एक शख्स हैं एमपी से, जिन्होंने अपने इन लॉज के घर के सामने राजस्थान में 498A नाम से कैफ़े ओपन किया है और हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर चाय बेच रहे हैं, फूड सर्व कर रहे हैं, टू शोइंग सिंबॉलिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट डाउरी केसेस एंड फॉल्स एलिगेशंस। और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हैं और उनकी पत्नी ने 498A एंड 125 मेंटेनेंस के केसेस उन पर फाइल किए गए हैं, जिनकी वजह से वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। एक और घर बर्बाद होता हुआ देख लीजिए। बरेली में 2 बच्चों की मां प्रेमी के साथ भाग गई। पत्नी के जाने से डिप्रेशन में पति ने जहर खा लिया, जिसके इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई। जहर खाने से पहले उसने सुसाइड नोट में पत्नी पर परेशान करने और बच्चों को नहीं देने की बात लिखी है। परिजनों का कहना है कोमल और विशाल की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। ये इन लोगों में इंस्टाग्राम पर चैटिंगबाजी हुई थी। दमाद जी ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे मुझे तंग कर रही है, तो मैंने बेटे से बातचीत हो रही थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझसे बात करवाओ जरा। इस केस में एडवोकेट कमल कुमार सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बीवी अपने इंस्टाग्राम लवर के साथ अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर भाग चुकी। तो उन बच्चों के बारे में आप ज़रा सोचिए। पिता तो सुसाइड कर ही चुके हैं, माँ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ घर छोड़कर जा चुकी है और उसी के साथ रह रही है। हो सकता है इन बच्चों को सारे जीवन अनाथों की तरह ही बिताना पड़े। तो क्या गलती थी इन बच्चों की? नाउ दिस इज द रियलिटी ऑफ मॉडर्न फेस। पुणे मर्डर केस। नकुल भोयर, अ सोशल एक्टिविस्ट, जिन्होंने अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़ाने के लिए पूरी सोसाइटी से फाइट की। उनकी पत्नी, जिनका नाम चैताली था, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, जिसकी कैंपेनिंग में नकुल ने अपनी जान लगा दी। बाद में उन्होंने अपने लवर प्रेमी के साथ मिलकर, जिसका नाम सिद्धार्थ पवार था, बेरहमी से नकुल को मौत के घाट उतार दी। शुरुआत में तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में दोनों ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। यू फाइट फॉर योर वाइफ्स एम्बिशंस, शी प्लॉट्स योर डाउनफॉल। यू क्वेश्चंस हर बेट्रेयल, शी कॉल्स इट एम्पावरमेंट। अब जो आप देखने वाले हैं वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, तो अपने विवेक से काम लें। व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड। आप लोगों ने अंकल मैंने कर दिया तुम्हारा। तो ऐसा आप एक बार पुलिस को कहेगा, बोल के 1 सेकंड यार अपने पापा से लग गए। 15 मिनट से हम ऐसे घूम रहे हैं, एड्रेस बिना कहाँ आएंगे हम, बताओ। जब तक आप सही संपर्क नहीं हो पाएगा, कहाँ है? तो देखा आपने, आप तो समझ गए होंगे दोस्तों इस ट्रेजेडी का रीज़न क्या है। पति से विवाद के बाद पत्नी ने बार बार कॉल कर पुलिस को बुलाया और जब पुलिस पहुंची तो पति ने 15वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। दोस्तों, झगड़ा जब हद से बढ़ जाए तो घर नहीं, जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अगर झगड़ा ज़्यादा हो रहा है तो उसको परिवार में सबके साथ बैठकर सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर तब भी बात ना बने तो लीगल एडवाइस लें। लेकिन इस केस में पत्नी ने अपने ईगो के चक्कर में अपना ही घर बर्बाद कर लिया। इतना सब बुरा होने के बाद भी उम्मीद हमेशा होती है। निराशाओं में आशा ज़रूर होती है और न्याय अभी जिंदा है दोस्तों। जो हार नहीं मानता, जीत हमेशा उसी की होती है। तो बस ज़रूरत है एक सही लीगल गाइडेंस की, एक सही एडवोकेट की। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड को कॉन्टिन्यूसली प्रेशर करती है कि वो अपना घर छोड़कर अपनी विधवा माँ और अपनी बहन को छोड़कर उसके साथ रहे, तो ये एक मेंटल क्रूएलिटी है हिंदू मैरिज एक्ट में। इस केस में हस्बैंड के डाइवोर्स मांगने पर कोर्ट ने हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स को ग्रांट किया। यहाँ देखिए, एक आदमी अपने डाइवोर्स पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? वाइफ ने फॉल्स एलिगेशंस लगाए, फेक केसेस फाइल किए, 25 लाख रुपए की एलिमनी मांगी, एंड बट शी गॉट इन रिटर्न नथिंग, 0 एलिमनी। ये भी देखिए। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਡੀਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੜੇ ਹੈ ਕੇਸ ਨਾਲ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। एक और झूठे केस से आज़ादी की पार्टी जीरो एलिमनी का सेलिब्रेशन 18 अक्टूबर 2025 पुरुषों के लिए एक जीत वाला दिन, जिसने ट्रेडिशनल एलिमनी पर्सपेक्टिव को ही बदल कर रख दिया। नाउ एलिमनी कांट बी ग्रांटेड टू ए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन। 2010 में शादी हुई, पत्नी 14 महीने तक पति के घर रही, फिर वो घर छोड़कर चली गई। लेटर उसने $60,000 की एलिमनी डिमांड की, जो इंडियन करेंसी में 50 लाख रुपए बनते हैं। पति ने 15 साल तक केस कंटेस्ट किया, डाइवोर्स लेने के लिए फाइट की और लास्ट में उनको जीत भी मिली। अब शायद उनकी दूसरी शादी भी ना हो, लेकिन वो एग्री नहीं थे कि वो 50 लाख रुपए देंगे ही देंगे। कोर्ट ने कहा एलिमनी नॉट ए राइट, इट्स जस्ट ए मेजर ऑफ सोशल जस्टिस, इट्स नॉट ए टूल फॉर पर्सनल एनरिचमेंट। एलिमनी आपका अधिकार नहीं है, यह एक तरीका है सामाजिक न्याय दिलाने का। यह एक औजार नहीं है कि आप खुद को समृद्ध बना सकें। इस जजमेंट को कुछ सेलिब्रिटीज ने भी वेलकम किया, क्योंकि वो खुद भी विक्टिम्स रह चुके हैं। भारत की सर्वोच्च अदालत ने एक व्यक्ति को 5 साल बाद 498A क्रूरल्टी के केस से रिहा किया और ये कहा जो कानून सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज वो जबरन वसूली करने का हथियार बन चुका है। यहाँ इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर वाइफ अपने हस्बैंड को बास्टर्ड कहती है या अपनी सास को प्रोस्टिट्यूट कहती है तो यह क्लियरली एक मेंटल क्रूरलिटी का केस है। और वाइफ ने इस केस में 50 लाख रुपीस की एलिमनी भी डिमांड की थी, जिसको कोर्ट ने क्लियरली डिनाई किया और हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स ग्रांट किया। इसी दिशा में एक और जजमेंट जो MP हाई कोर्ट से आया है। इस केस में हस्बैंड ने कहा कि उसकी पत्नी उसको शराबी कहकर बुलाती है, बार बार उसको ह्यूमिलेट करती है, पब्लिक में हो, पार्टी में हो या फैमिली के सामने उसको अल्कोहलिस्ट कहती है, शराबी कहकर आरोप लगाती है बार बार। तो MP हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया और ये माना कि पत्नी का बार बार पति को शराबी कहकर बुलाना, चाहे पब्लिकली या पर्सनली, ये एक मेंटल क्रूरल्टी का केस है और हस्बैंड के डाइवोर्स मांगने पर हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स का फैसला सुनाया। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस केस में पत्नी ने 1.5 साल की शादी के बाद ही अपने फादर इन लॉ पर रेप के फेक एलिगेशंस लगाए और अपने बाकी इन लॉज और अपने हस्बैंड पर 498A एंड क्रूरलिटी एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शंस के अंदर फेक केसेस फाइल किए और ये डिमांड की कि मैं केसेस विड्रॉ भी कर लूँगी और सेटल भी कर लूँगी, बट मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। हस्बैंड वैसे ही परेशान थे, ये टॉर्चर सह नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि अपनी पत्नी को 1 करोड़ रुपए देंगे और केसेस को सेटल करा लेंगे। फिर उन्होंने हाईकोर्ट जाने का फैसला किया, क्योंकि वो बाहर एग्रीमेंट कर चुके थे, पत्नी पैसे ले चुकी थी। हाईकोर्ट उनको जाना था क्वैशिंग के लिए। क्वैशिंग मतलब केस में सेटलमेंट होने के बाद अपनी उस FIR को जो उस केस में फाइल हुई थी हाईकोर्ट से रद्द कराना होता है। जैसे ही वो हाईकोर्ट पहुंचे, वहां पर जज ने पत्नी से पूछा कि जो आपने रेप के एलिगेशंस लगाए थे उनका क्या। अब आता है ट्विस्ट। अब अगर वो ये कहती है कि रेप के एलिगेशन सब सच थे, तो उनके इन लॉज पर और उनके फादर इन लॉज पर केसेस चलेंगे और उनको 1 करोड़ रुपया वापस करना पड़ेगा। और अगर वो कहती है कि ये सब कुछ फेक था या झूठे आरोप थे, तो उन पर फेक एलिगेशन, फेक केस फाइल करने का केस चलेगा। तो आप ही कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि इन मोहतरमा के साथ क्या होना चाहिए। एक और सम्मानजनक फैसला राजस्थान हाई कोर्ट से। अलवर के रहने वाले भगवान सिंह जी, उनके बेटे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिनकी मृत्यु ड्यूटी के दौरान हो जाती है। उसके बाद कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बेसिस पर भगवान सिंह जी को एक सरकारी नौकरी ऑफर की जाती है। ये उनका बड़कपन ही था कि उन्होंने नौकरी लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये नौकरी मेरी बहू को दे देनी चाहिए, जिनका नाम शशि कुमारी है। तो अनुकंपा के आधार पर एज ए LDC शशि कुमारी जी को उस डिपार्टमेंट में नौकरी पर रखा गया। अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उनको एक एफिडेविट देना था, जिसमें उन्होंने ये प्रोमिस किए कि वो अपने इन लॉज के साथ रहेगी और उनके वेलफेयर की पूरी जिम्मेदारी लेगी और दूसरी शादी भी नहीं करेगी। लेकिन कड़वा सच तो ये है दोस्तों कि उन्होंने एक भी प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद ही नौकरी लगते ही घर छोड़कर चली गई और अपने ससुर को या अपनी इन लॉज को कुछ भी पैसा नहीं दिया।
तब उनके ससुर भगवान सिंह जी राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उनसे गुहार लगाई कि उनको न्याय मिले। तब राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके हक में फैसला देते हुए ये कहा कि फैमिली का मतलब विडो ऑफ द डिजीज्ड ही नहीं है, फैमिली में जो भी डिजीज पर डिपेंडेंट थे वो सभी इंक्लूडेड हैं। तो ये आदेश दिया कि 1 नवंबर 2025 से हर महीना बहू की सैलरी से 20,000 रुपये प्रति माह भगवान सिंह जी के खाते में जमा किए जाएं और ये व्यवस्था उनके जीवन काल तक जारी रहेगी। तो आइए अब जान लेते हैं क्यों इंडियन यूथ मैरिज को अवॉइड कर रहा है, क्यों इंडिया का युवा शादी से दूर भाग रहा है। ये डाटा 2022 से लेकर 2025 के सर्वे एंड रिपोर्ट से लिया गया है। 23% ऑफ इंडियन यूथ आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, रीजन एजुकेशन, जॉब एंड पर्सनल फ्रीडम। 51% ऑफ इंडियंस इन देयर 30s आर अनमैरिड, रीजन करियर फोकस। अरेंज मैरिज की एवरेज एज अब बढ़कर 26 साल फीमेल के केस में एंड 28 साल पुरुषों के केसेस तक जा पहुंची है, जो कि 10 साल पहले 19 साल थी फीमेल्स के केसेस में। 39% ऑफ सिंगल्स मेल फीमेल बोथ एज ग्रुप 22 to 35 ज़्यादातर बिलीव करते हैं डेटिंग्स में, रीज़न इनके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस एंड लाइफस्टाइल। अब बात कर लेते हैं ओनली मेल्स के बारे में, दैट 2 फॉल्स केसेस के रेफरेंस से। 42% पुरुष 26 से लेकर 40 के एज ग्रुप में शादी नहीं करना चाहते हैं, रीज़न बायस लॉज, फेक एलिगेशन बाय वाइफ और अपनी प्रॉपर्टी को एलिमनी में खो जाने का डर, और ये उनका डर वाजिब भी है। 70 to 80% ऑफ केसेस जो कि 498A क्रूएल्टी, डाउरी या हैरेसमेंट के होते हैं वो फेक ही होते हैं। तो आइए अब आते हैं बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को चाहे वो इमूवेबल हो या मूवेबल हो किसी भी केस में इंक्लूडिंग मेंटेनेंस के केस में अटैच होने से बचा सकते हैं। हम जो स्टेप्स आपको बताने वाले हैं अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी को अपनी फैमिली के लिए सुरक्षित रख सकते हैं और आपकी आने वाली जनरेशन्स आपको थैंक यू बोलेंगी। हमारा तरीका बताने से पहले मैं आपको वो 2 तरीके बताना चाहता हूँ जो पुरुष सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए, लेकिन सारी प्रिपरेशन करने के बाद भी, दोनों ही तरीके यूज़ करने के बाद भी एलिमनी के केसेस हो या दूसरे सिविल केसेस हो उसमें प्रॉपर्टी अटैच हो ही जाती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं उस ऑप्शन की जो आउटडेटेड तो हो चुका है लेकिन सब उसको समझते हैं कि वही बेस्ट है, लेकिन ऐसा है तो बिल्कुल भी नहीं। तो आइए जानते हैं वो क्या है। वो है पहला, अपने आप को प्रॉपर्टी से डिसऑन करवा लेना। इसका मतलब ये है कि कई लोग शादी से जस्ट पहले ही अपने नाम को या अपने प्रॉपर्टी के शेयर को प्रॉपर्टी से बेदखल करवा लेते हैं या खारिज करवा लेते हैं। तो क्या अपने आप को प्रॉपर्टी से बेदखल करवा के या डिसऑन करवा के आप मेंटेनेंस के केस या एलिमनी के केस से बच सकते हैं? तो इसका सीधा आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस या एलिमनी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीगल लाइबिलिटी है जो कि प्रॉपर्टी राइट से बिल्कुल सेपरेट है। क्योंकि कोर्ट से जो मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है वो बेस्ड होता है आपके फैमिली ऑब्लिगेशंस पर, ना कि आपकी प्रॉपर्टी ओनरशिप पर, और ये लाइबिलिटी आप पे इम्पोज की जाती है सेक्शन 125 ऑफ CRPC या 144 ऑफ BNSS या DV एक्ट में या हिंदू मैरिज एक्ट के मेंटेनेंस के अदर प्रोविजंस में भी। अगर कोई पर्सन डेलिबरेटली अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है मेंटेनेंस को अवॉइड करने के लिए तो कोर्ट जनरली इसको फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर मानता है, क्योंकि कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो भी ट्रांसफर आपने किया है, चाहे वो सेल हो, गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो, कुछ भी हो, और अपने आप को उसके बाद डिसऑन करवा लिया, प्रॉपर्टी से बेदखल करवा लिया है, तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर ये बात सामने आ जाती है कि आपका इंटेंशन मेंटेनेंस को अवॉइड करना था, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को और उस डिसऑनमेंट को वॉइड घोषित कर देता है, यानी कि उसको अमान्य करार दे देता है। और साथ ही साथ कोर्ट उस प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस की रिकवरी के लिए यूज भी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर एक बार कोर्ट से मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया तो ये आपका फैमिली ऑब्लिगेशन है, वाइफ आपकी लायबिलिटी है, मेंटेनेंस तो आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए कोर्ट आपकी सैलरी अटैच कर सकता है, आपकी अदर इनकम को भी अटैच कर सकता है, चाहे वो रेंट से आ रही हो, आपके बैंक डिपॉजिट को भी वो अटैच कर सकता है। तो अगर आपने अपने आप को प्रॉपर्टी से डिसऑन करवाने का नाटक भी किया हो तो ये काम नहीं आएगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो हर कहीं बहस का मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो बहस लीगल एक्सपर्ट्स के बीच चल रही हो, लॉयर्स एंड जजेस के बीच में चल रही हो। ये मिलेनियल्स और जेनजिस को भी बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? ये है प्री नप्शियल एग्रीमेंट, यानी विवाह पूर्व समझौता। शादी सपनों की दुनिया है, लेकिन डाइवोर्स रेट भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। इंडिया में हर साल
1.5 लाख से ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं और वर्ल्ड में 40% से ज़्यादा शादियाँ डाइवोर्स से एंड हो रही हैं। तो क्या प्री नप्शियल एग्रीमेंट यानी कि विवाह पूर्व समझौता आपका फ्यूचर सेव कर सकता है? इसका जवाब मैं आपको ऐसे नहीं दे सकता। ये जानने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। इसके लिए हम देखेंगे 2025 के लेटेस्ट केसेस, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये प्री नप्शियल एग्रीमेंट असल में है क्या? ये शादी से पहले कपल्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और उसमें ये डिसाइड करते हैं कि डाइवोर्स या डेथ होने के बाद हमारे फाइनेंशियल मैटर्स, हमारी लाइबिलिटीज़ या हमारी एसेट्स को कैसे हैंडल करना है। यानी कि शादी के बाद अगर डाइवोर्स हो जाता है तो क्या हस्बैंड को वाइफ को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, क्या वाइफ एलिमनी डिमांड करेगी, ये सब बातें वो पहले ही एग्रीमेंट में एज ए टर्म्स एंड कंडीशन इंक्लूड करवा लेते हैं। और हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की भी डेथ होने के बाद दूसरा उसकी प्रॉपर्टी का शेयर डिमांड कर सकता है या नहीं, ये भी वो एग्रीमेंट में डिसाइड कर सकते हैं। और कई तरह की टर्म्स एंड कंडीशन हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स या मैरिज से रिलेटेड प्री नप्शियल एग्रीमेंट में इंक्लूड करवा सकते हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, और हो भी क्यों ना, भाई शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लो और दोनों में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी टर्म या कंडीशन को वायलेट करती है तो कोर्ट में जाके उसे एनफोर्स करा लो। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत एक नहीं बहुत सारी है। तो पहले हम सारी प्रॉब्लम्स की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले और बड़ी दिक्कत तो यही है कि इंडिया में प्री नप्शियल एग्रीमेंट्स को लीगली एनफोर्सेबल माना ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी एक सैक्रामेंट है, एक पवित्र बंधन है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऐसा पारसी मैरिजेज में और मुस्लिम मैरिजेज में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां मैरिज को सैक्रामेंटल कम और कॉन्ट्रैक्चुअल ज्यादा माना जाता है। अब दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट शादी से पहले कर लिया था, अब एक पार्टी ने उसकी किसी ना किसी टर्म को वायलेट भी कर दिया है, तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? वो जाएगी कोर्ट। कोर्ट किस लिए? वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स कराएगी। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेगा, क्योंकि उसी से तो सारे कॉन्ट्रैक्ट गवर्न होते हैं। और उसका सेक्शन 23 क्लियरली ये बोलता है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या पर्सनल लॉस के अगेंस्ट है वो लीगली अनएनफोर्सेबल है। क्यों? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में शादी तो एक सैक्रामेंट थी ना, वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना थी। लेकिन वर्ल्ड की ज्यादातर कंट्रीज में प्री नप्शियल एग्रीमेंट्स कंप्लीटली लीगल हैं और कपल्स उनको ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं अपने फ्यूचर को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए। लेकिन आजकल ट्रेंड बदल रहा है। कोर्ट उनको उतना स्ट्रिक्टली नहीं ले रहे हैं जितना कि पहले ले रहे थे। आजकल कोर्ट्स प्री नप्स एग्रीमेंट को पार्टीज की इंटेंट चेक करने के लिए भी यूज करते हैं, अगर वो फेयर हो तो। प्री नप्स को लेकर कुछ फैक्ट्स एंड स्टैट्स। डाइवोर्स रेट 10 साल में डबल हुए हैं। अर्बन एरियाज में हर 4 में से एक शादी में डाइवोर्स हो रहा है। मिलेनियल्स और जेनजीज लीड कर रहे हैं। 70% ऑफ यंग कपल चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल क्लैरिटी मिले प्री नप्स के थ्रू। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर आप गोवा से हैं तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर प्री नप्स कंप्लीटली लीगल हैं और कोर्ट में एनफोर्स भी किए जाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और इसके बारे में मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूं कि रेस्ट ऑफ इंडिया में प्री नप्स का लीगल स्टेटस अभी क्लियर नहीं है। रिसेंटली कुछ दिन पहले इंटरनेशनल मेंस डे के ओकेजन पर एकम न्याय फाउंडेशन ने एकम न्याय कॉन्फ्रेंस होस्ट किया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जिसमें 40 से ज्यादा एक्सपर्ट्स को इन्वाइट किया गया, जिसमें एक्स CJI UU ललित एंड दिल्ली के लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा भी इंक्लूडेड थे। इन सब एक्सपर्ट्स के बीच एट लेंथ डिस्कशन हुआ, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी था कि प्री नप्स एग्रीमेंट से रिलेटेड लॉस क्या है, मिथ क्या है एंड फैक्ट्स क्या है, जिसको लीड किया प्रिया जैन, फिनोलॉजी लीगल फाउंडर, एंड अंकुर बोरवांकर, प्रीनप इंडिया फाउंडर ने। ये जो सेशन था ये सच में टैबू तोड़ने वाला था, एक्सप्लेनिंग व्हाई प्रीनप्स आर रेलेवेंट फॉर ट्रांसपेरेंट मैरिजेस इन इंडिया। अंकुर बोरवंकर ने क्लियरली बोला कि प्रीनप्स इंडिया में 100% लीगल है। कैसे इंडियन डाइवोर्स एक्ट, कैसे पारसी एक्ट और कैसे इस्लामिक निकाहनामा ऑलरेडी प्रीनप के जैसे फंक्शन कर रहे हैं। गोवा सिविल कोड में तो ये पहले ही लीगली एनफोर्सेबल है और दिल्ली और गुजरात के कई कोर्ट्स ने भी इनको लीगली एनफोर्स भी किया है। असल में इस डिस्कशन ने ये मिथ बस्ट किया कि प्रीनप्स इलीगल है। असल में प्रीनप्स को एक स्मार्ट टूल की तरह यूज किया जा सकता है अपनी एलिमनी और एसेट प्रोटेक्शन को मेंटेन करने के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस को 700 मिलियन प्लस लोगों तक मीडिया ने पहुंचाया। तो अब कुछ रिसेंट केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। 2023 में मुंबई की फैमिली कोर्ट में एक 53 साल के व्यक्ति को डाइवोर्स मिला। क्यों? क्योंकि प्रीनप्शियल एग्रीमेंट को एक पार्टनरशिप इंटेंट की तरह माना गया, क्योंकि वाइफ ने फोर्सफुली कुछ उसकी टर्म्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी और कोर्ट ने यह भी माना
कि ये फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है। और 2023 में ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में एक जज ने कहा कि अब वो समय आ गया है कि मेंटल क्रूएलिटी से बचने के लिए प्रीनप को आफ्टर काउंसलिंग कंपलसरी कर दिया जाए। और अतुल सुभाष का केस, जैसे कि इस वीडियो में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, उसको लेकर कई सारे लीगल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर प्रीनप्शियल एग्रीमेंट होता इन दोनों के बीच तो ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी। तो अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रीनप्स जो है वो इंडिया में इवॉल्विंग है, तो ये एक स्मार्ट टूल बन सकता है अगर इसको लीगल कर दिया जाए तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। आने वाले समय में पूरे चांसेस है कि इसको लीगल कर दिया जाए। तो अगर आप शादी से पहले इसको कंसीडर करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या है जो एलिमनी के, मेंटेनेंस के, डेट रिकवरी के केसेस या अदर सिविल केसेस में आपकी प्रॉपर्टी को अटैच होने से बचा सकता है? इफ़ यू आर एन इंडियन मैन और शादी करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। एलिमनी के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग प्लान नहीं करते उनको भारी कीमत चुकानी पड़ती है। द हार्ड ट्रूथ, मैरिज इज जस्ट नॉट इमोशनल, इट्स अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। During divorce proceeding, court demand disclosure of properties, bank deposits, mutual funds and shares, inherited wealth, and business stakes also. Nothing is safe unless structured before the marriage. Then why does this matter? Fake alimony claims are unfortunately rising, and many men get stabbed. Lifestyle during marriage is used against you. Misconduct, cruelty, adultery is hard to prove. Even if the wife is educated, she can demand maintenance. By the time divorce starts, it's already too late. तो दोस्तों अब आपके सामने है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। यही वो तरीका है जिससे आप लीगल वे में अपनी प्रॉपर्टी को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफ रख सकते हैं। आप ऐसा समझिए कि जब आप ट्रस्ट में अपनी प्रॉपर्टी या बिजनेस को डालते हैं तो इसको आप एक लीगल तिजोरी की तरह समझ सकते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी और बिजनेस हमेशा के लिए सेफ रहते हैं। यू नो लॉन्गर डायरेक्टली ओन इट, अब आप डायरेक्टली इसको ओन नहीं करते हैं, ट्रस्टी इसको कंट्रोल करते हैं और बेनिफिशियरीज लाइक पेरेंट्स और चिल्ड्रन इसको एंजॉय करते हैं और टैक्स इम्प्लीकेशन इसके ऊपर हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। इफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड जेन्युइनली फॉर द फैमिली वेलफेयर, सक्सेशन प्लानिंग और एसेट प्रोटेक्शन, कोर्ट्स जनरली रिस्पेक्ट इट। अ प्राइवेट ट्रस्ट इज डिफरेंट, इट्स अ लीगल अरेंजमेंट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ट्रस्टी लीगली ओन करते हैं एसेट्स को, मैनेज करते हैं प्रॉपर्टीज को फॉर द बेनिफिशियरीज। ट्रस्ट का अपना एक अलग पैन कार्ड होता है, एक बैंक अकाउंट होता है और एक डीड है उसको लीगल रिकॉग्निशन देती है। वाई ओनली इररिवोकेबल ट्रस्ट वर्क, हमेशा ना तोड़े जाने वाला ट्रस्ट ही काम क्यों आता है? वो इसलिए एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी या एसेट इसमें ट्रांसफर कर दी तो अब आप उसको वापस नहीं ले सकते। दूसरा, यू नो लॉन्गर लीगली ऑन देम, यही वो एक लौता कारण है जिसकी वजह से कोर्ट ट्रस्ट में डाली गई आपकी इस प्रॉपर्टी को, डेट रिकवरी का केस हो, एलिमनी का या मेंटेनेंस का केस हो या अदर कोई सिविल केस हो, इस प्रॉपर्टी को आपकी अपनी प्रॉपर्टी कंसीडर करता ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में डाला और उसका जो परमानेंस कैरेक्टर है, इररिवोकेबल जो कैरेक्टर है, उसी की वजह से अब वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसी वजह से कोर्ट उसको आपकी अपनी प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करता। बट अगेन रिमेंबर, इट मस्ट बी क्रिएटेड विद अ जेन्युइन पर्पस लाइक फैमिली वेलफेयर, चिल्ड्रंस एजुकेशन या सक्सेशन। इफ इंटेंट इज ओनली टू चीट, इट कैन स्टिल बी चैलेंज। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कैसे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट को सेटअप करना है। सबसे पहले डिफाइन पर्पस, दैट इज फैमिली वेलफेयर, सक्सेशन या फ्यूचर चिल्ड्रंस एजुकेशन। नाउ आइडेंटिफाई पार्टी, ये नंबर में 3 होती हैं। पहला सेटलर, सेटलर कौन है? आप जो ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। सेकंड ट्रस्टीज, ट्रस्टी कौन हो सकते हैं? ट्रस्टी ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं। जी हाँ, फैमिली मेंबर्स को भी ट्रस्टी बनाया जा सकता है बशर्ते दे आर कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड बेनिफिशियरीज लाइक पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड फ्यूचर चिल्ड्रन, दे कैन बी एडेड लेटर। नाउ ड्राफ्ट ट्रस्ट डीड विद वेल वर्स्ड लॉयर covering objectives, asset and trustee powers. Now register the trust, pay stamp duty। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी की भी आप रजिस्ट्री पहले करा लें। Get a PAN card and bank account because trust is treated separately for the taxation. Now transfer assets, अब आप उसमें assets ट्रांसफर कर सकते हैं लाइक प्रॉपर्टी, शेयर, एफडीज, ज्वेलरी एंड बिजनेस स्टेक। Remember, future kids can always be added as beneficiaries
when they are born. So what assets can go into a trust? Real estate, share in partnership firm and companies, jewelry and gold, mutual funds, FDs, children's education funds or family business. Essentially, anything you want to preserve for your family's future, but subject to tax and legal rules. Your EPF, Employee Provident Fund, PPF, Public Provident Fund or NPS, National Pension Scheme are 100% protected by law. Court or creditors cannot claim or attach them in divorce or debt recovery cases. These three are your untouchable legal vaults for your retirement. दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम परफेक्ट हो, कुछ रिस्क तो हमेशा होते ही हैं, लेकिन प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के केस में ये रिस्क इतने बड़े भी नहीं है, आप इनको इजीली अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। रिस्क इफ डन रॉन्गली, इफ द ट्रस्ट इज क्रिएटेड आफ्टर द डिस्प्यूट स्टार्ट, इट मे बी क्वेश्चन। यानी कि आपका एलिमनी का केस हो, मेंटेनेंस हो या कोई डेट रिकवरी का केस हो, अगर उसकी प्रोसीडिंग्स कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद आपने ट्रस्ट क्रिएट किया है तो उसको क्वेश्चन किया जा सकता है। इफ नो जेन्युइन फैमिली पर्पस इज फाउंड, इट मे बी सीन एज अवॉइडेंस। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट को ये पता चलता है कि ट्रस्ट क्रिएट करने की जो इंटेंशन थी वो चीट करना थी, तो कोर्ट उस ट्रस्ट को वॉइड घोषित कर सकता है। अनदर रिस्क, वीक ड्राफ्टिंग कैन लीड टू लिटिगेशन। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी अच्छे एडवोकेट या लॉ फर्म से अपने ट्रस्ट डीड को ड्राफ्ट करवाएं। इसके लिए आप TNJ लॉ फर्म को भी कंसीडर कर सकते हैं। वी हैव ड्राफ्टेड n नंबर्स ऑफ प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट डीड। इन सभी रिस्क का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। डू इट अर्ली विद क्लैरिटी एंड विद एक्सपर्ट हेल्प। फेक एलिमनी केसेस आर राइजिंग इन इंडिया। मैन विदाउट प्लानिंग often lose homes, savings and businesses, but man who creates irrevocable private family trust protect wealth for generations. This is not about escaping genuine responsibility, but it's about protecting your family's legacy. प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाह रहे हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने पूर्वजों की विरासत को संभाल कर रखें। तो दोस्तों, इतना लंबा वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों का प्यार, पेशेंस और टाइम ही मेरा रिवॉर्ड है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया।